अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही हमने नाजिम जोखियो कत्ल केस को कवर किया था और एज अ डेवलपिंग स्टोरी, क्योंकि इसमें मजीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, हम इसको आज दोबारा एक मरतबा टेबल करने लगे हैं अपने पहले सेगमेंट के तहत। नाजरीन, मामला तो आपके सामने है कि नाजिम जोखियो नामी शख्स का जिस तरह से कत्ल हुआ, बेईमाना कत्ल, और उसके बाद उसकी जो बेसिक जो वजह थी वो नायाब परिंदे तलोर का शिकार था, जो कि कुछ गैर मुल्की उनके इलाके में सिंध में कर रहे थे, और जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। वीडियो बनाने के दौरान ही वो जो गैर मुल्की थे उन्होंने बाकायदा उनको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ये वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी। और उसके बाद जब ये फैली तो उसके बाद से एज अ बैकलैश ये हुआ कि एमपीए जो हैं उस इलाके के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम अवैस, उन्होंने बाकायदा अपनी अपनी तहवील में लिया इस शख्स को, नाजिम जोखियो साहब को, जिन्होंने जो मकतूल भी हैं अब, और जिन्होंने ये वीडियो वगैरह बनाई थी और एक्सपोज करने की कोशिश की थी अपने इलाके में इस किस्म के अनासिर को। फिर जाम अवैस साहब ने कस्टडी में लेने के बाद जो पूरी रात गुजरी, जहां पर जो उन्होंने गुजारी मकतूल ने जाम अवैस के घर पर, उनकी रिहाइश गाह पर, उसके बाद अगली सुबह बदकिस्मती से उनकी लाश बरामद हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स भी और एग्जामिनेशंस भी अब इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं कि जनाब नाजिम जोखियो को कत्ल से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मकतूल के साथ बाकायदा इस हवाले से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। ये चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट्स भी अब वेरीफाई करती हैं। लेकिन नाजरीन, मामला कुछ यूं है कि जब हमने पिछले हफ्ते इनके भाई, मकतूल के भाई अफजल जोखियो से बात की थी, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि उनको पूरा एतमाद है सिंध की बनाई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम पे, जो कि मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये है कि अफजल जोखियो साहब, जिनको पिछले हफ्ते तक वो काफ़ी पूरा एतमाद थे और हमने उनसे खुद इसी प्रोग्राम में बात की थी, अब उनकी तरफ से ये एक मांग सामने आई है और उन्होंने बाकायदा आईजी पुलिस को इस हवाले से खत लिखा है कि एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से तश्कील दी जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो एमपीए है, जो सबसे प्राइम इस पे सस्पेक्ट है जाम अवैस, उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जेल में, और जब भी वो अदालत के सामने पेश हुए हैं तो उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। जो फॉरेनर्स थे, जिनके साथ, जिन गैर मुल्कियों के साथ ये वाकया पेश आया था, उनके हवाले से तो कुछ एफआईआर में कुछ दर्ज ही नहीं है। और एमएनए जो है उस इलाके के, जाम अब्दुल करीम, उनको बाकायदा क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये कि जो एमएनए हैं उन्होंने कब्ल गिरफ्तारी जमानत भी हासिल कर रखी है। तो जाहिर है ये भी एक पुलिस के पास एक रीजन है जिस वजह से पुलिस ने उनको अब तक अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन मकतूल के भाई का ये मौकफ है कि उनको क्लीन चिट इस पूरे मामले पर दी जा रही है। इंटरेस्टिंगली नाजरीन, जो नायाब परिंदा तलूर है जिसके शिकार के हवाले से ये मामला सामने आया है, 14 मजीद गैर मुल्कियों को पिछले कुछ रोज के दौरान और इस पूरे वाकये के बाद मजीद परमिट दिया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से कि वो शिकार कर सकते हैं। 2016-17 के बाद से ये जो एम्बिट है या ये जो प्रेरोगेटिव है, ये सूबाई हुकूमतों का है कि अगर वो किसी को इजाज़त किसी भी गैर मुल्की को इस हवाले से देना चाहते हैं, तो 14 मजीद गैर मुल्कियों को इस बात का परमिट मिल चुका है। इस मामले पर भी बात करेंगे कि ये जो मकतूल के हवाले से होने वाला वाकया है, क्या वो भी अंडर परमिट हो रहा था, तो वो भी क्या रीजनेबल या वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। वफाक इस हवाले से पहले कह चुका था कि कुछ वफाकी लेवल पर भी इस हवाले से जेआईटी तश्कील दी जाए, और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था सिंध की बनाई हुई जेआईटी पर। लेकिन वफाक ने उस हवाले से आगे क्या कोई पेशरफ्त की अपने दावे के हवाले से, जो कि उन्होंने कहा था कि वफाक में भी जेआईटी बननी चाहिए, तो क्या इस हवाले से वफाक ने कोई कदम आगे बढ़ाया? ये भी एक ज़रूरी सवाल है। तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए अफजल जोखियो से भी हम बात करेंगे, जो भाई हैं मकतूल नाजिम जोखियो के, और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हमारे साथ जनाब सेनेटर ताज हैदर कर रहे हैं, आप भी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और आलमगीर खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भी बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर, आलमगीर साहब, अफजल जोखियो, आपकी तमाम की मौजूदगी के लिए। अफजल साहब, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते आपको याद होगा आपने कैटेगोरिकली कहा था कि आपको पूरा एतमाद है कि पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत ये इंसाफ आपके लिए यकीनी बनाएंगे, आपके भाई के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको एक दोबारा खत लिखना पड़ा और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा करें। पिछले हफ्ते में और अब इस हफ्ते में, इन तमाम दिनों में क्या वो चीज फर्क हुई है जिसकी वजह से आपने ये नई कुछ मांग की है? आप ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की दफात इसमें शामिल करें, तो ये तमाम मामला इतने रोज में कैसे तब्दील हो गए? जी बिल्कुल, मैंने तो उनके ऊपर एतमाद किया और मैंने समझा कि ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम में एसएसपी इरफान बहादुर की निगरानी में हुई है, तो मैंने समझा ये
एक बाला ऑफिसर हैं, बड़े एसएसपी इरफान बहादुर अच्छे काम कर रहे थे, तो मैंने एतमाद किया। लेकिन आज जो मुझे कल से जो अपडेट आई है, जो कुएं से जो बाइक के जो कह रहे हैं कि मोबाइल और जले हुए कपड़े निकाले हैं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूंगा ये मेरे भाई के हैं या किसी और के हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पहले कि मैं इनके ऊपर एतमाद अभी मेरा नहीं रहा। मैं खुद पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, हम खुद वोटर हैं पीपल्स पार्टी के। तो सीएम साहब और सईद गनी साहब मेरे से राब्ते में हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी जो मसाइल आ रहे हैं वो पुलिस जो है ना अच्छी रिजल्ट नहीं दिखा रही है मुझे, मैं उनसे पुरुम्मीद नहीं हूँ। जी अच्छा अफजल साहब, आपने पिछली दफा कहा था कि सिंध हुकूमत का, और आपने खास ये कहा था कि पीपल्स पार्टी का इन कातिलों से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाह जो एमपीए हैं, जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, वो पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं, एमएनए भी। तो अब भी आप यही कहते हैं कि पुलिस की जो भी नेग्लिजेंस है उसमें सूबाई जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनका कोई अमल दखल नहीं है, या उनके कहने पर पुलिस कोई इस तरह की गफलत नहीं कर रही है जो कि आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सीएम साहब मेरे से राब्ते में थे, मेरे पास आए भी थे ताजीब के लिए, और मुझे यकीन दहानी दिलाई कि वो कह रहे हैं कि जो जालिम लोग हैं वो हमारी पार्टी से अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। जो जालिम है वो जालिम है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम साहब से अपील की हमारे लोगों ने कि इनको फिलफौर रिजेक्ट किया जाए, पार्टी से रुकनीत मुअत्तल की जाए। तो अभी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनका नोटिस अभी तक नहीं निकला है तो प्लीज उनका भी नोटिस निकाले कि उनको उनकी रुकनीत मुअत्तल की जाए। यानी आपको ये लगता है कि पुलिस ने ये खुद साख्ता तौर पर गफलत दिखाई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कहने में उनकी कोई इसके अंदर कोई मदाखलत शामिल नहीं है, जिसकी वजह से कोई कवर किया जा रहा है खास मुलजिमों को? जी नहीं, बिल्कुल मैं इत्मीनान करता हूँ अपनी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम साहब पे, पीपल्स पार्टी। अच्छा ओके, यानी आप उनके हवाले से अभी भी मुतमईन है, आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से आपकी तमाम शिकायत हैं। जी सेनेटर ताज हैदर, आप फरमाइएगा सर, ये जो रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा था, एक तो ये मकतूल के भाई अभी आपने सुना, वो अभी ये दोबारा दोहरा रहे हैं और उन्होंने एक दफा फिर से ये अपील की है कि आप रुकनियत तो मुअत्तल करें इन तरह के लोगों की, जो ये एमपीए हैं जाम अवैस और एमएनए हैं अब्दुल करीम। ये जायज मुतालबा है बिल्कुल ये। और जान बिजार जो केस मुलव्वस, वो इस इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आए थे पार्टी में, और क्योंकि वो इलाके में बासर हैं तो ये इस तरीके से उनको टिकट वगैरह मिल गया। लेकिन ये कोई हमारी पार्टी के नजरबंदी करते कभी नहीं रहे। और अगर इस किस्म की बात है जैसी कि हुई है, तो मैं इस चीज की बिल्कुल हिमायत करता हूँ कि उनकी रुकनियत मुअत्तल की जाए, और लीडरशिप से भी मैं इस बात को करता हूँ। ताज साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो एमपीए हैं जाम अवैस, जिनके हवाले से आप भी अभी फरमा रहे थे, इनको क्यों हथकड़ियां नहीं लगाई गई? पुलिस ये कह रहे हैं कि हम तहकीकात करेंगे इस मामले की, लेकिन ये चीज एक दफा नहीं मतलब बार बार रेपिटेटिव ये चीज देखने में आई है कि जब भी ये पेश होते हैं अदालत में तो इनके हाथों में हथकड़ी नहीं, और एक सबमिसिव किस्म का जो बिहेवियर है वो पुलिस का नजर आता है जाम अवैस की तरफ। नहीं, मतलब ये कि पुलिस जो है, अगर इसको, हालांकि इरफान अब्दुल जोशी साहब को ही पता होगा, इरफान अच्छे अफसर हैं, उनसे ये तो नहीं है कि वो, लेकिन इस इरफान शायद इन्वेस्टिगेशन की तरफ है, और ये भी बिल्कुल के उनके साथ आम मुलजिमों वाला सलूक होना चाहिए। वो अगर उनकी कोई समाजी हैसियत है तो उसको खातिर में मिलेगा। और क्या ये चीज इंश्योर करेगी सिंध हुकूमत सर, सूबाई हुकूमत सिंध की? जाहिर है क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने ये चीज नहीं देखी है। और ये जो पूरा एक जो इजाजत का मामला था, इसके ऊपर भी आपसे जानते हैं दोबारा, लेकिन आलमगीर साहब इससे पहले आप फरमाइएगा, वफाक की तरफ से गवर्नर सिंध ने ये कहा था कि जी वफाकी भी एक जेआईटी होनी चाहिए मामले पर, और आपने अदम एतमाद का इजहार किया था सिंध की बनाई हुई जेआईटी पर, आई मीन पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो जेआईटी बनाई गई है। तो फिर आपने क्या इसके ऊपर फॉलो अप किया, और क्या ये मामला वफाक आगे ले जा रही है? अभी तक जेआईटी क्यों नहीं बनी है वफाक की इस मामले पर? जी आलमगीर साहब। अभी भी मुकामी पुलिस वो गैर जानबदार नहीं कर सकती।
मकामी पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है, मकामी पुलिस की खुद नेग्लिजेंस होती है ऐसे केसेस में, तो आप उनसे तवक्को ना रखें। इरफान बहादुर एसएसपी ऑपरेशंस है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो इसीलिए हमने जेआईटी का मुतालबा किया कि गैर जानिबदार पावरफुल जेआईटी बनाई जाए जिसमें कोई सियासी एफिलिएशन ना हो। मकामी पुलिस तमाम सबूत पेश करेगी, कहीं पता चल जाएगा, कहीं सियासी एफिलिएशन चल जाएगा, तो इसीलिए हमने उस पर एतमाद जाहिर नहीं किया। रही बात जो जेआईटी वजीर आजम साहब ने जिसके नोटिस किया है, उसमें आईजी साहब से बात की जाए, खुद इन्वॉल्व हुए, इस सारे टेकअप किया। इंशाल्लाह चंद रोज में आपको अहम पेशकश पे नजर आएंगी। अभी इसकी टेक्निकल साइड के लिए कबल वक्त है कि मैं कोई कमेंट कर सकूं। ठीक है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वफाक की जेआईटी अल्टीमेटली आप लोग बनाएंगे, और ये जो गफलत हो रही है, अभी आपने सुना है आलमगीर साहब अफजल जोखियों को, वो कह रहे हैं कि सिंध के हवाले से तो गफलत है, लेकिन वो कहीं से पीपल्स पार्टी की कोई ताने बाने नहीं जोड़ रहे हैं, ये पुलिस की गफलत से। आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध हुकूमत मुलव्विस है डायरेक्टली, या फिर आपको लगता है ये पुलिस अपने तौर पर ये गफलत बरत रहे हैं? देखिए, ये इनकी जाती राय हो सकती है और मैं उसकी कदर करता हूँ। इनकी सियासी एफिलिएशन जो भी हो, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अहम चीज ये है, सिंध हुकूमत किस सतून पे खड़ी है? फ्यूडलिज्म की बुनियाद पे। यही सारे फ्यूडल्स मिलके सिंध हुकूमत बनाते हैं। वो कैसे किसी फ्यूडल के खिलाफ जाएंगे? ये तो अपनी बुनियादों को हिलाने वाली बात है। ये सारे फ्यूडल्स के जोर पे ही तो इलेक्शन जीतते हैं। फ्यूडल करता है क्या? थाना कचहरी को अपने कंट्रोल में लाकर, डीसी इंतजामिया को कंट्रोल में लाकर, किसी का पानी बंद करना हो, किसी की जमीन पे कब्जा करना हो, किसी को तालीमी इदारे ना खोलने देने हो, किसी के लिए रोजगार बंद करना हो, आम लोगों को भेड़ बकरी समझते हैं और इनको कभी अपने मकाम के बराबर नहीं आने देंगे। कोई आवाज बुलंद करेगा, आवाज दबा देंगे। इस केस में ये चीज नजर आई है कि कौन है जो हमारे खिलाफ बात करता है, कैसे इसने वीडियो बनाई, कैसे ये हमारी बराबरी कर रहा है, और उस आवाज को दबाने की कोशिश की। ये जो इतनी आजादाना तरीके से इन्होंने ये क्राइम किया है, कत्ल किया है, इसका ये मकसद है कि इससे पहले इन्होंने कितने किए होंगे, इसीलिए ये बेखौफ हो गए कानून से। ये अपने इलाके को अपनी रियासत, अपनी स्टेट समझते और उधर ये खुद को बादशाह जाहिर करते। यहाँ कानून, पुलिस, कचहरी सब फ्यूडल है, वडेरा है। तो इस चीज की मैं खुद सिंध हुकूमत से कोई तवक्को इसलिए नहीं रखता कि इनकी तो बुनियाद ही है। ये तो इलेक्शन ही इसी बुनियाद पे जीतते हैं। अगर एक वडीरे को इन्होंने हटा दिया, गिरा दिया, निकाल दिया, तो ये अगला इलेक्शन किस पे जीतेंगे? आपको याद होगा, ये कराची शहर में बहादुर बच्चा एक था, राव अनवार, इसी जिले में। वो किस लिए पाला था? उसकी बुनियाद पे सारा वोट बैंक कायम था, उसकी बुनियाद पे इनकी सारी सियासत कायम थी। लोगों को डराना, धमकाना, जमीनों पे कब्जे करना, बत्ताखोरी करना, पैसे कमा के लाना। तो ये कहां से करेंगे अगर ये इनके नीचे लोग, इनके टूल्स काम ना करें? और ये एक वाकया नहीं, आपको पता होगा उधर शदाद कोट में फहमीदा सियाल को भी कत्ल किया गया। वो भी एक अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। एसएसपी मलीर राव अनवार, यस, ये राव अनवार का भी जो इसमें तस्करा है वो भी खासा एक इंटरेस्टिंग इस पूरी बात का एंगल है। अफजल जोखियो साहब, आपने वफाक को सुना, आप क्या डिमांड करते हैं कि क्या वफाक भी जल्द से जल्द इस मामले पर जेआईटी बनाए? और आपको लगता है कि सिंध के साथ अगर वो भी साथ काम करेंगे तो सिंध बेहतर, जो सिंध की बनाई हुई जेआईटी है वो कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी, आपको बेहतर नताइज देंगे? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत से जो जेआईटी बनेगी, मैं उसको लबैक कहूँगा। तो पता नहीं कब बनेगी, 8 दिन 9 दिन तो हो चुके हैं, तो मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, ना ही मुझे और मेरी फैमिली को कोई प्रोटोकॉल वगैरह मिला है, प्रोटेक्शन, तो पता नहीं कब मिलेंगे। अच्छा अफजल साहब, ये बताइएगा, अभी आपने ये जो प्रोटेक्शन वाली बात की है, ये कुछ मीडिया की मजीद जो कुछ सुर्खियां थी वहां पर भी ये बात हमने सुनी थी, आपको किससे प्रोटेक्शन चाहिए और आपको किससे खतरा है जान का? बिल्कुल, वो तो मेरी फैमिली को, मुझे अभी इनसे जो मेरे भाई शहीद हुआ है उसके बाद जो है ना, मुझे खतरात हैं। मैं अच्छी तरह केस लड़ा हूँ, इंशाल्लाह डट के खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरे सिंध के लोग हैं, पूरी मीडिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और भी काफी दोस्त हैं मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं डट के खड़ा रहूंगा जब तक इन। लेकिन क्या आपको कोई धमकियां मौसूल हो रही हैं अफजल साहब? ये आपने प्रोटेक्शन की बात फिर क्यों की है? जी बिल्कुल, मुझे खदशात हैं, मुझे खतरात हैं। किससे?
जी किससे किससे खतरा है आपको? बस जो लोग अभी जिनसे उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया उनसे, और किससे होगा। उनकी काफी लोग हैं चापलूसी कर रहे हैं, तो अफजल कहीं मिले तो हम ये करें वो करें, मुझे अच्छा। चाहते हैं मेरी फैमिली को। जी जी ताज साहब, ये प्रोटेक्शन वाली बात तो फिर लेजिटिमेट डिमांड है, क्या प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए अफजल जोखियों को या पूरे जो बिल्कुल, नाजिम अगर जोखियों की फैमिली है उनको? अगर अफजल किसी खतरे में है तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हम्म। तो वो तो कह रहे हैं सर कि अफजल उनको की खतरा जान को है, अगर खतरा है तो बिल्कुल प्रोटेक्शन। और वो यही मांग कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि उनको फिर पुलिस प्रोटेक्शन दे, उनको उनकी फैमिली की जान को खतरा है। बिल्कुल, इसमें जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि ये केस है और इसमें अगर हमारे शहीद के भाई ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो फिर प्रोटेक्शन उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप इंडोर्स कर रहे हैं उनकी डिमांड को। आई होप कि सिंध हुकूमत फिर इस चीज के ऊपर उनको इंश्योर करें कि उनको प्रोटेक्शन मिले। अच्छा ताज साहब, ये जो वडेरा शाही का एक तस्करा आलमगीर साहब कर रहे थे, इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? आप नजरियाती वर्कर हैं अपनी जमात के, कि इसमें मैं कुछ नहीं कहूँ। आपको नहीं लगता ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कि इन प्ले हैं? क्योंकि अब छोड़िए ना, ये तो सियासी बातें हैं। अब मेरा तो लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बहुत ही बनेगा। देखना ये होता है कि किसी की सियासत क्या है। राव अनवार का भी जैसे उन्होंने तस्करा किया कि वो भी एसएसपी मुलीर रहे हैं, और कहते हैं पुलिस चूंकि मुलव्विस रहती है तमाम सियासी इस किस्म की सरगर्मियों में, इसके बारे में ये बहुत हम जिन हालात से गुजरे इस शहर कराची में, मतलब मैं 3 कातलाना हमलों से बचे गुजरा, तो ये कि मैं प्रोटेक्शन नहीं रखता पुलिस की, क्योंकि मेरी वजह से कोई पुलिस वाला मारा जाए ये मैं पसंद नहीं करता। लेकिन ये कि जाहिर के हालात ये रहे हैं और उन हालात से हमने कंट्रोल पाने की कोशिश की थी पहले, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी हटा दी गई। जी वो तो बिल्कुल ताज साहब बजा आपने फरमाया है, हालात का तकाजा। लेकिन जैसे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो आई थी फिर राव अनवार के हवाले से, और फिर उसके बाद ही ये एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने ये कहा था कि वो बहादुर बच्चे हैं। नहीं, जरदारी साहब ने ये बयान वापस किया था और ये बयान उन्होंने फौरन वापस ले लिया था। तो अगर बयान वापस ले लिया जाए फिर तो नहीं होती बात, लेकिन ये कि जो कुछ भी कार्रवाई उन्होंने करनी थी तो वो की गई। और इस केस में हम इस केस को डाइल्यूट न करें, सही, ये करेक्ट। बहुत सीरियस केस है और इस पे हम कंसंट्रेट करें। और इसमें अगर अफजल को कोई शिकायत है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो प्रोटेक्शन के सिलसिले में, तो उसको फौरन देखना चाहिए। मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद अच्छा ताज साहब, ये इसका एक और एंगल ये भी तो है ना कि ये जो नायाब परिंदों का शिकार है, क्योंकि अफजल साहब ये भी कह रहे हैं कि वहां जो ये फॉरेनर्स या जो ये गैर मुल्की हैं, इनका तो कोई तस्करा ही नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो इन लोगों को भी फिर सामने आना चाहिए। इस वाकये के बाद 14 मजीद परमिट्स ग्रांट किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से टू हंट डाउन द सेम एंडेंजर्ड बर्ड। ये इसका ताल्लुक तो ये सही है परमिट देना या गलत है, तो इसका ताल्लुक उस तशद्दुद से नहीं है जो नाज़िम को किया गया है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी परमिट देने की ये दुरुस्त है या नहीं, नाज़िम इसे गलत कहते। मैं भी कहूँगा कि नहीं, अगर परिंदों की तादाद कम होगी है तो ऐसे परमिट नहीं देने चाहिए। लेकिन ये कि पूरा नेशनल पार्क है और उसके अंदर क्या पोजीशन है, कितने परमिट देने चाहिए कितने नहीं देने चाहिए, ये एक अलग मसला है। लेकिन तशद्दुद हुआ है, किसी को शहीद किया गया है और इसमें गैर मुल्कियों के नाम भी आ रहे हैं ताज साहब, जो कि जिन्होंने सबसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया था जब वो वीडियो बना रहे थे नाजिम जोखियो। हाँ, लेकिन ये जो है ना उन्होंने किया या जो गायक थे उन्होंने किया, वो एक मारपीट का मसला है। लेकिन जो तशद्दुद हुआ है जिसमें हमारे भाई शहीद हुए, वो अहम चीज। बिल्कुल दुरुस्त। जी आलमगीर साहब, वफाकी जो JIT है उस हवाले से एक दफा फिर अफजल साहब ने ये उम्मीद जाहिर की है कि आपके अनाउंसमेंट को टाइम हो गया है, लेकिन और उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि अगर वो बन जाएगी तो बतदरीज बेहतर होंगी इन्वेस्टिगेशन। देखिए JIT जब नोटिस लिया गया है लाजमी लेगी, क्योंकि
वो कहीं हवा से नहीं, लोग इसी सिंध हुकूमत, इसी सिंध पुलिस के इदारे के लोग होंगे जिस पर गैर जानिबदार जाहिर किया जाएगा। वो किसी जिस तरह नकीब कत्ल केस में आपने देखा, सिंध पुलिस की ही आला अफसरान जो गैर जानिबदार थे उनको रखा गया जेआईटी में, जिस तरह सुल्तान ख्वाजा थे, जिस तरह सनाउल्लाह बाकी थे। तो इसी तरीके से उसका मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि कबल अज वक्त होगा मैं उसकी कोई टेक्निकल साइड बता सकूं, लेकिन गवर्नर साहब खुद वहां गए, उनके पास वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, नोटिस लिया, तो लाजमी होगा ये। रही बात, मैं फिर से कहूं कि जो ये तवक्को रख रहे हैं कि फ्यूडलिज्म की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत से ये इंसाफ की तवक्को कर, तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह ना करे कि मायूसी हो, अल्लाह ना करे कि इंसाफ ना मिले। हमें अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद है, लेकिन अदलिया इनके सिंध पुलिस की रिपोर्ट्स पर वो इन्वेस्टिगेशन सब्सटेंस मौजूद होता, उस बुनियाद पर फैसले करती। अल्लाह करे कि ये इदारे गैर जानिबदार रहें। राइट। अच्छा आलमगीर साहब, ये जो नायाब परिंदे का शिकार है इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि इसमें जाहिर है गैर मुल्कियों के हवाले से भी अफजल साहब की डिमांड है कि उनके उनके हवाले से भी तो कुछ हो ना, कोई इन्वेस्टिगेशन उस एंगल पे तो जा ही नहीं रही है। देखिए, ये पाकिस्तान में ऐसे मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पे परमिट दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ की जानिब से, और ये सूबों का इख्तियार होता। अब इसमें ये टेक्निकल साइड देखनी होगी कि आया ये एरिया उस वाइल्ड लाइफ में आता है। जी जी, यहाँ पे मैं आलमगीर साहब मैं अर्ज करूं, ये 2016-17 से पहले वाइल्ड लाइफ के ही एम्बिट में था, लेकिन उसके बाद से अब ये वफाकी जो हैं हुकूमतें उनका प्रेरोगेटिव है, वो इशू करती हैं परमिट। तो 14 मजीद परमिट अभी सिंध से इस वाकये के बाद इशू किए गए। अच्छा, मेरी नॉलेज में ये नहीं है, मुझे इसकी कोई इल्म या आगाही नहीं है। मैं अपने तौर पे इसको मालूम करूंगा। अगर वफाकी हुकूमत ने कहीं ऐसी कोई गफलत की या कहीं ऐसी कोई चीज जहां उसने कानून के खिलाफ गए हो, तो मैं नेशनल असेंबली के फ्लोर पे हाफ के प्रोग्राम में अपनी वफाकी हुकूमत की गफलत को एक्सपोज करूंगा। लेकिन मेरे इल्म में चूंकि नहीं है, तो मेरे लिए मुश्किल होगा इस पे कमेंट करना। ठीक है। राइट नाजरीन, इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं और इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि जब हम अगली दफ़ा कभी भी इस स्टोरी को कवर करेंगे अपने सेगमेंट के तहत, तो इसमें अच्छी पेशरफ्त होगी और उस तरह से होगी, उन जवाबित पर होगी कि जो मकतूल हैं उनके अहले खाना के लिए काबिल कबूल हो। थैंक यू टू एवरीबडी। अफजल जोखियो हमारे साथ थे, सेनेटर ताज हैदर और जनाब आलमगीर खान। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे। 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब नेशनल क्लाइमेटीज प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत स्मोक आफत करार। सूबा भर में फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट, टायर, रबड़, प्लास्टिक वगैरह की बजरिया आग तल्फी और धुआं छोड़ती गाड़ियों पर पाबंदी आए। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने वाले सनती यूनिट्स मना है। पंजाब में सिर्फ जिग-जैग मेथोडोलॉजी के हामिल भट्टाजात को काम जारी रखने की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमात का इंदराज, भारी जुर्माने और कैद की सजाएं। स्मोक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। मोहतात रहें। अपने घरों और दफातर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। कमरों में हवा की सफाई के लिए एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें। बच्चे और उम्र रसीदा अफराद बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल सवार हजरात हेलमेट लाजमी पहने। अपने हाथों और आंखों को बार बार धोते रहें। नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और आंखों में सोजिश जैसी अलामात की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। आलूदगी की रोकथाम के अहकामात की खिलाफ वर्जी देखें तो PDMA पंजाब की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी। इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब।
क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पसमंजर के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं अपोजिशन के रद्द अमल की, जो कि अभी मौसूल हुआ है। जो ख़त लिखा था नेशनल असेंबली स्पीकर ने अपोजिशन जमातों को और उनसे मांगा था उनका साथ कानून साजियों के लिए, जो कि आइंदा हफ्ते या आइंदा होने वाले जॉइंट सेशन में मुतवक्के हैं। तो इस सिलसिले में अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में हुए गए फैसले के मुताबिक उन्होंने ये जो ख़त था और उसमें की भी जो असद कैसर साहब की जानिब से जो भी उनकी तरफ से जो भी सबमिशंस थी उनको रिजेक्ट किया है और उनको कहा है कि इस वक्त अपोजिशन जो है इन मामलात पर साथ नहीं देगी गवर्नमेंट का, और ये तक कहा गया है कि शख्सी बुनियादों पर जो कानून साजियां हैं उस हवाले से अपोजिशन उनके साथ नहीं है। साथ साथ नाजरीन, सबसे अहम जो मामला है वो सबसे बढ़कर इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से है। इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से गवर्नमेंट पहले ही ऑफर कर चुके हैं कि अगर हुकूमत की दी हुई रिकमेंडेशंस अपोजिशन को नाकाबिल कबूल हैं तो अपोजिशन अपनी कोई इसमें तजावीज़ ले आए। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अपोजिशन ने फिलहाल तो इसके ऊपर यही कहा है कि जो इस हवाले से एक जो कमेटी भी बनाई गई थी सेनेट की, जो कि हुकूमत ने बनाई थी, वो भी अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दी है और ये कहा है कि उसमें कुछ मेंबरान, 2 मेंबरान इन पर्टिकुलर ऐसे कर डाले गए हैं जिसमें अपोजिशन की तरफ का जो पलड़ा है वो भारी होता है। बहरहाल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाजरीन मामला है उसके ऊपर इंटरेस्टिंगली वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने भी एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि MQM का ही दरअसल ये बनाया हुआ बिल है इलेक्शन इस्लाहात के मामले पर, और MQM ने बाकायदा खुद ये बिल बनाया है, तश्कील दिया है। चूंकि बैरिस्टर फरोग नसीम इसमें सबसे इन्होंने एक पिवटल किरदार अदा किया था, और साथ साथ जो मिनिस्टर फॉर IT हैं जनाब अमीनुल हक, जो और दोनों का ताल्लुक चूंकि MQM से है, तो लिहाजा ये बिल तो MQM ने ही बनाया है। तो क्या एलाई पार्टीज इन एसेंस इन तमाम कानून साजियों पर हुकूमत के साथ हैं, या फिर अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि एलाई पार्टीज को यहाँ पर जो रिजर्वेशंस हैं उनको सामने रखते हुए उनकी तरफ से इन वोट्स पर, इन बिल्स पर उनकी हिमायत हासिल हुकूमत को नहीं रहेगी? ये 2 नाजरीन बड़े इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ हैं या ये वर्जन्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इनके हवाले से एक तो इस सेगमेंट के तहत हम लोग बात करेंगे, और जो PDM का कराची में जलसा हुआ उसमें भी कुछ सिमिलर इस किस्म की गुफ्तगू की गई है। लेकिन बात यह है, महंगाई के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं अपोजिशन, और साथ साथ ये कि ये भी कहा है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने कल इस मुजाहरे में कि अपोजिशन हुकूमत को गिराना नहीं चाहती, लेकिन सिर्फ अवाम के लिए
उनके अच्छाई के लिए और आवाम के रिलीफ के लिए इस वक्त निकलना चाहते हैं सड़कों पर। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी और मायने खेज बात है जो कि अपोजिशन की तरफ से की गई है, क्योंकि इससे पहले हम लोग मिड टर्म इलेक्शंस जैसी डिमांड्स भी अपोजिशन अलायंस की तरफ से सुनते आए थे। एक और इसका जुज़ शामिल होगा वो ये है कि अपोजिशन ने या फिर पीडीएम ने अभी तक अपनी कोई हिकमत अमली नहीं बताई है, और इसमें सिर्फ जो राब्ते हुए हैं वो सिर्फ इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हों या मौलाना फजल रहमान हो, सबकी तरफ से ये बात हुई है कि जी जो भी अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं तमाम पार्टीज उनके ऊपर अपनी हिमायत रखेंगी। और जो एलआई जमातें हैं हुकूमत की, उनके ऊपर ज्यादा इन्हिसार अपोजिशन करती भी नजर आ रही है कि क्योंकि अगर एलआई जमातों को कोई तहफुजात हैं उनकी बुनियादों पर जो बिल्स हुकूमत लाएगी वो रिजेक्ट हो सकते हैं और वो पास नहीं होंगे। तो ज्यादा इन्हिसार एलआई जमातों पर किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली अभी तक कोई सामने नहीं आई है। इस सेगमेंट में हम लोग इसी हवाले से बात रखेंगे अपनी, और एलआई जो पार्टीज हैं बिलखुसूस एमक्यूएम उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। हमें कैसर अहमद शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है सेगमेंट में, और जनाब उसामा कादरी मेंबर कौमी असम्बली एमक्यूएम। न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ, और इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। दुबई में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का, और केन विलियमसन ने 85 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ, और केन विलियमसन की आज तारीफ करना होगी, उनकी जानिब से शानदार बैटिंग की गई और ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। और ICC T20 फाइनल मार्का PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दुबई में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का, और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया है। केन विलियमसन की जानिब से शानदार इनिंग्स खेली गई और उन्होंने 85 रन बनाए और नॉट आउट रहे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया गया है, और ये मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। चौधरी साहब को आप भी समझती हैं कि उनके अंदर कितनी संजीदगी है और वो कितनी संजीदगी से बात करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वुज़रा में अगर कोई झूठों का सरदार है तो शायद जो है उनको वो फवाद, यानी आप कह रहे हैं कि आप लोग बिल्स में शामिल नहीं थे, आप लोगों ने बिल्स ड्राफ्ट नहीं किए उसामा साहब? नहीं, देखिए ये वजारत कानून इस चीज को करती है और इसकी सारी हिदायत जो है वो काबीना से मंजूरी ली जाती है, और काबीना में यकीनन तमाम जमातों के वज़रा हैं, और उसमें वहां से मंजूरी लेने के बाद जो है ये फिर बिल बनाए जाते हैं, और वो सेनेट से अगर पास नहीं हुए तो वो जो है जॉइंट सेशन में आकर पास होंगे। लेकिन मसला सिर्फ EVM मशीन पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इसका जो है आप कोई ना कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट कर देते कि जिससे पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों का मसला है, उन्होंने इसके जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करना है, सियासी जमातों को मुंतखब होना है, तो उसमें आप अपने उसका पायलट प्रोजेक्ट करते। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, क्या उसमें हम जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं ले सकते थे? पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, क्या उसमें हम इसको आजमा नहीं सकते थे इस मशीन को? लेकिन कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, और इसके तहफ़्फ़ुज़ात जो है उस पर यकीनन एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इस शहर के हवाले से यकीनन अपनी जगह एक इंतहाई अहमियत के हामिल है। क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में लोग जो है बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग का अमला जो है उसको अगवा कर लिया जाता है, और ठप्पे लगाकर जो है वो किए जाते हैं। तो इन सब उसामा साहब ये तमाम अवामिल तो कराची में बहुत ज्यादा होते थे, आपको पता है, और खास तौर पे आपकी जो साबिक जो जमात की कॉम्पोजिशन थी उनका नाम इस हवाले से बहुत ज्यादा जोरों शोर से लिया जाता था कराची में। देखिए सिर्फ कराची को जो है हमेशा हदफ तनकीद बनाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा ख्याल मेरी साफी बिरादरी बहुत ज्यादा इस बात से आगाह है कि अंदरून सिंध क्या होता है,
खुलेआम सब कुछ होता है। इसके अलावा पंजाब दीगर सूबों में भी, लेकिन हमेशा जो है कराची को ठीक है, वो तो खैर कहीं कहीं पर भी वो गलत है उसामा साहब, उसकी भी हम उतनी उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन कराची का इसलिए क्योंकि आपके बारे में, आपकी जमात के हवाले से ये एक बात हमेशा होती थी, आपकी पिछली कॉम्पोजिशन में, ये दोबारा ये बात अर्ज कर रही हूँ। देखिए मैं पिछली जो हमारी एक जमात थी, हम उस हवाले से भी अगर बात करें तो MQM जो है वो लाखों के हिसाब से वोट लेकर जीता करती थी। तो आप मुझे ये चीज ये बता दीजिए कि कितने वोट जो है वो MQM जो है इस अंदाज से डाल सकती थी। ये एक अलग बात है। अभी हम EVM मशीन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसमें हुकूमत को चाहिए कि अपने इत्तेहादियों को, जो उसके बड़े इत्तेहादी हैं, जो उसके हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हैं, सही, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। आपको ये है कि आप इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, आपने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होकर बोला है। मजीद आपसे इस बारे में मैं लौटती हूँ आपकी तरफ उसामा साहब, लेकिन जमशेद चीमा साहब, मैं आपसे पहले ये बात आपकी तरफ लाना चाहती हूँ। आपने अभी सुना, अभी उसामा साहब ये बड़ा उन्होंने क्लियर ये बात कही है खुले अंदाज में कि वो ऑन बोर्ड नहीं है इन तमाम चीजों पर, और खास तौर पर EVM पर। देखिए, इसमें आप कह लें कि EVM जो है, EVM जो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, और जमहूरियत जो है इसकी जो बुनियाद है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फेयर इलेक्शन में पहली बात है वो वोट की सेंटिटी है, वोट का जेन्युइन होना है। और वोट का जेन्युइन होना जो है, ये दुनिया सारी में आप कह लें कि आपका शहरी है, असल है, नहीं है, वो दुनिया में अंगूठे के निशान से आइडेंटिफिकेशन है, या आपके फिंगरप्रिंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। वो आप पासपोर्ट बनवाएं, वो मुल्क में इमिग्रेशन करें, वो किसी मुल्क में जाएं आएँ, शनाख्ती कार्ड बनवाएं, जो कुछ भी दुनिया में आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन है ह्यूमन बीइंग की, वो सारी की सारी फिंगरप्रिंट है। तो ये EVM इज आइडेंटिफिकेशन मशीन, इट्स नॉट अ वोटिंग मशीन। के आपका बेसिकली इसमें यह है कि जो बंदा आया है, ये इसका वोट एक ही जगह है या नहीं है, ये वही बंदा है जिसके नाम का शनाख्ती कार्ड है, मतलब इसमें कोई तस्वीर तो नहीं बदली। ये बुनियाद ये है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कहीं कोई नेट से रिलेशनशिप नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर की जो लास्ट सेंसिटी देखनी है, ये ओरिजिनलिटी देखनी है, वो इलेक्शन कमीशन ने देखनी है, उसी की पोजीशन में है। जिस तरह वो वोटर पर्ची लेके जाते हैं, जिस तरह आप कह लें कि वो कॉपीज लेके जाते हैं वोट डालने वाली, और उनके हिफाजत के जिम्मेदार हैं, उसी तरह EVM की जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर उसकी अच्छा जमशेद साहब, अगर ये बात इतनी सादा है तो फिर ये भी तो एक मांग दुरुस्त है ना। भी जैसे उसामा साहब कह रहे थे कि आप इसका तजुर्बा किसी छोटे पैमाने पर कर लें, दीगर जो छोटे इलेक्शंस हैं छोटे पैमाने के, 2023 में डायरेक्ट आपने जनरल इंतखाब में ये चीज क्यों आजमानी है? नहीं, वो तो हम बार बार कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं, हम इलेक्शन, हमने वकला को बुलाया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, हम 133 में करना चाह रहे हैं, बाकी जगह करना चाहते हैं। बेसिकली बात यह है कि आप जो पुरानी पार्टीज हैं जिन्होंने जाली वोट बनाए हुए हैं, वो इससे करती हैं। वो अपने अपने वकला को देखिए, वकला में मुस्लिम लीग नून के वकला भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, हमारे भी हैं। वो वकला जो पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं या फजलुर रहमान साहब की पार्टी के हैं, वो इस बात पे नहीं आ रहे। इसी तरह बल्दियात में है, इसी तरह बाकी जगह पे ये इशू मौजूद है। और पूरी अपोजिशन जो है, पूरी अपोजिशन से कहना बताइए पुरानी पार्टी जिन्होंने जाली वोट बनवाए हुए हैं, सही इस बात से बाकायदा खौफजदा है। लेकिन लिहाजा इसमें इशू जो है ना, इसके कोई आप कहें जो हैक होने का इशू है, ना इसके साथ कोई प्ले होने का इशू है। तो जमशेद साहब, आपने अपनी एलाई जमातों को क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया सर? नहीं, हम ले रहे हैं। वो जो उनका कम्युनिकेशन गैप वाली जो बात है, वो कुछ भी नहीं है। वो तो हम जितनी बार कहेंगे उतनी बार इनका मतलब कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे, नहीं है, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन मैं वजह बता रहा हूँ कि किसी बंदे का अगर सिंपल सी बात है कि हमें 1 दिन 2 दिन 4 दिन इतराजात, सजेशन, इम्प्रूवमेंट, वो जितनी चीजें सजेस्ट करें, वो तो सिंपल दूर खड़े हो कहते हैं हम इसको नहीं कबूल करेंगे, देखे बगैर कह रहे हैं नहीं कबूल करेंगे। नहीं कबूल करेंगे मतलब ये है कि वो खौफजदा है, उनका कोई एजेंडा है आपके अपोजिशन का। और अलाइज का जो है, अलाइज की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में कि वो नॉर्मली जब भी बिल पास होना होता है वो कहते हैं हमारे तफसात हैं, वो तफसात दूर किए जाते हैं तो वो बिल में शामिल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये पुरानी रवायत है, हुई है, तो नई चीज नहीं है इसमें कि ये अलाइज जो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बाकी अगर आपकी मेजोरिटी दिन हो तो अलाइज जो है ये इनके एंजॉयमेंट के दिन होते हैं। वो बड़ा ही आप कह लें कि वो 5 साल जो भी हैं, या जो भी हुकूमत होती है, हुकूमत के लिए मुश्किल होते हैं और अलाइज के लिए बड़े मजे के दिन होते हैं जब आपकी मेजॉरिटी दिन हो।
ठीक है, दूर करने पड़ते हैं, क्या ना दूर करने पड़ेंगे, हम करेंगे। सही है, ठीक है। ये मशावरती सिलसिला आप कह रहे हैं चल रहा है, मैं अभी उसामा साहब से इस हवाले से पूछती हूँ। बट कैसर साहब, टू यू सर, हिकमत अमली ऑपोजिशन की कोई नहीं है और ज्यादातर आप लोग जो तकिया कर रहे हैं वो एलाइज के ऊपर ही कर रहे हैं कि जी ये इत्तेहादी जमातें तो इनके बिल्स पर वोट नहीं देंगे। तो ये सर, ये आपकी अपनी हिकमत अमली क्यों मिसिंग नजर आ रही है? आप लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, एक दफा फिर आपने पीडीएम को रिवाइव किया है, लेकिन कोई हिकमत अमली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बड़े सीधी बात है कि पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी ने भी ईवीएम मशीन को इंडोर्स नहीं किया पीटीआई के अलावा। तो आप देखिए ना कितनी पार्टियां हैं, डजन पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी, ये अकेली एक पीटीआई इसके पीछे है कि ईवीएम मशीन को एक्सेप्ट करें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कई इसमें अफलाद हैं, कई कानूनी प्रॉब्लम हैं जिसमें हुक्म है वो नहीं, यानी आइन के मुताबिक नहीं। तो सबसे पहले तो इनको इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करना था ना। और फिर जैसे उसामा ने बड़ी अच्छी बात की कि वो पायलट करते प्रोजेक्ट और इनको ब्रीफ करते। मैं ये यकीन से आपको कहता हूँ कि अलाई पार्टियां इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं है, एक तो ना इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन की, जी, इसके अलावा जो कई सारे बिल्स हैं जो नैब के हवाले से, जी यस, जो नैब में अमेंडमेंट कर रहे हैं। आप बताइए कि उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर को पूरा इख्तियार दे रहे हैं कि वो जितना चाहे जो डॉलर का रेट रखे, पाकिस्तान रुपए को जितना मर्जी डिवैल्यू करे और जो मर्जी इंटरेस्ट रेट रखे। अब ये शहरी इलाके से तल्लक रखते हैं, जो मैं भी कराची से हूँ, आप भी कराची से हैं, और ये एमक्यूएम की भी मेजॉरिटी कराची से ही है। तो ये शहरी इलाके वाले तो इतने परेशान है उस महंगाई से, जो कुछ डॉलर रोज फ्लक्चुएट हो रहा है। और फिर अगर स्टेट बैंक के गवर्नर को आपने इतना इख्तियार देना है कि उसका कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है, हम सब अकाउंटेबल हैं, और सिर्फ नहीं है अकाउंटेबल तो स्टेट बैंक का गवर्नर, जो कि पता नहीं कहाँ से अपॉइंट होता है। पाकिस्तान में तो वो इलेक्ट भी नहीं होता ना, उसने बाद में तो उसको अकाउंटेबल भी नहीं बना रहे। तो इस किस्म की अमेंडमेंट मुमकिन ही नहीं है कि कोई ये पार्टी, खासकर एमक्यूएम, मैं उनको जानता हूँ कि कराची के जो शहरी आबादियों वाले लोग हैं, ये इनको अमेंडमेंट मान ही नहीं सकते। और जब इनके पास मेजॉरिटी तो है, इनके पास देखिए ना इन्होंने। लेकिन कैसर साहब, सर आप लोग भी तो कोई नो कॉन्फिडेंस, कोई तहरीक आप पार्लियामेंट में लाए ना। ये अभी तक आपकी तरफ से ऐसा कोई गेम प्लान नहीं आया है? या वो तो देखिए, ये प्लान को एकदम तो सीक्रेट ही होते हैं ना, एकदम ही होता है प्लान। स्ट्रेटेजी कोई भी अपनी पहले रिवील नहीं करता कि हम ये ला रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतनी ज्यादा जो महंगाई और ये सारी चीजें जो है ना, इनको एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये। अच्छा, कोई खुद इन्होंने बनाया जॉइंट सेशन के लिए, लोगों को बुलाया, अब वो क्या वजह हुई कि इनके नहीं माने। इन्होंने कहा जहाज के, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जहाज के आप, हाँ, जहाज समझ के आप वोट करें बिल्स पर, ठीक है। लेकिन सब लोग नहीं माने ना, तो ये पहले तो अपनी अलाई पार्टियों को मनवाएं, ठीक है, ठीक है, लेके आए ना अमेंडमेंट। ये क्विक सा एक राउंड सबसे पूछ लेते हैं। उसामा साहब, क्या अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि आप ये जो तमाम बिल्स हैं इनके ऊपर एमक्यूएम वोट ही ना दे हुकूमत को? आखिरी आपका जुमला। मुशावरत का सिलसिला हुकूमत के साथ जारी रखा हुआ है और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और एमक्यूएम के जिम्मेदारान इस मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ और हुकूमती अराकीन से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो है हुकूमत की मुखालफत बराए मुखालफत करनी है, बल्कि इस मशीन के यकीनन जो अच्छे पहलू हैं वो आवाम के सामने लाए जाएं, आप अपने इत्तेहादियों के सामने लाए जाएं, अपोजिशन के सामने लाए जाएं कि इसके ये फ़वाइद हैं और कन्वेंस करें। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अगर ये ऐसा है कि वो यकीनन उससे जो है बोगस वोटिंग की रोकथाम की जा सकती है, तो यकीनन हम जो है उसमें सबसे बड़े इत्तेहादी हुकूमत के साथ सबसे आगे खड़े हुए होंगे। ठीक है, जबरदस्त। इत्मीनान तो दिलाया जाए ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब तक हमें काफी जायज बात है आपकी, ठीक है जी। जमशेद साहब, आपका आखिरी जुमला आपने सुना है, वो कह रहे हैं आप ऑन बोर्ड तो लेना, फिर वोटिंग वगैरह हो जाएगी, वो साथ आगे सबसे होंगे एमक्यूएम आपके। हम लेंगे, हम इनको कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो हमारे साथी हैं, हम उनका जो भी आप कह लें जायज आप करेंगे। और देखिए, आप कह लें कि हमारी जो अक्सरियत है वो अक्सरियत मतलब आप पहले मेंटेन करेंगे तो कवानीन पास होने, और कवानीन पास अगर नहीं होते तो माशरे में इम्प्रूवमेंट नहीं होती। लेकिन देखने वाली
बात जो है वो ये है कि ये जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का, ये पीटीआई का नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान में 1970 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हैं उन सारों पे धांधली की नफूसत छाई हुई है। ये पीपल्स पार्टी ने करवाया या नून लीग ने करवाया या मुशर्रफ ने करवाया, उन सारों पे ये नफूसत छाई हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत के बाद ये पहले इलेक्शन है, हम सही कराना चाहते हैं जी। लिहाजा हम अपनी सारी मेहनत करेंगे, हम इत्तेहादियों को भी कन्विंस करेंगे, अपोजिशन को भी करेंगे कि हम इसमें रिफॉर्म ला के आइंदा जिसका मैंडेट हो वो मैंडेट दूसरे लोग माने और बेहतरीन बात हो गई। ठीक है, आपके लिए मजा आए हुकूमत करने का भी, लेकिन फलां जीता है फलां हारा है। आज तो इलेक्शन होता है और रात ही धांधली के तौर पर जाता है। ये रवायत इस मुल्क से खत्म होनी, ये खत्म होनी होगी। राइट, कैसर साहब आखिरी जुमला प्लीज। मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ, आखिरी जुमला इसमें यही है कि हम तो दसका में जो कुछ इलेक्शन हुए हैं जी, वो इनकी हुकूमत ने कराया और इलेक्शन कमीशन ने जो कराया उनके खिलाफ भी ये बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी। तो इसके बाद ठीक है, राइट, जो कुछ दसका में हो चुका है, जो कुछ इतनी धांधली हुई है, उसके बाद इन पे क्या तवक्को हम करें और इन पे एतबार कोई क्या करेगा। सही कैसर साहब, मेरे पास वक्त इतना ही था। थैंक यू तमाम जेंटलमैन जो हमारे साथ थे, जमशेद इकबाल चीमा, कैसर शेख और उसामा कादरी ने हमारा सेगमेंट में साथ दिया था। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।